अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज हम लोग क्लास 6 का जो है ये 8 चैप्टर है हमारा, ठीक है, 8वां है, और जिसमें हम गांधी जी के बारे में पढ़ेंगे। और इससे पहले हम कहानी को पढ़े, हम अल्फाज मायने देख लेंगे ताकि हमें कहानी समझने में आसानी हो जाए। तो पहला वर्ड है इश्तियाक, ठीक है। इश्तियाक का मतलब होता है शौक़। क्या होता है? शौक़। इश्तियाक का मतलब शौक़, शौक़ से ही बना है इश्तियाक। आरजू वब्र आना, आरजू वब्र आना यानी मुराद पूरी होना, ठीक है। आरजू वब्र होना यानी मुराद का पूरा होना। अचकन का मतलब होता है शेरवानी जैसा एक लिबास, अचकन का मतलब शेरवानी जैसा एक लिबास। देसी का मतलब होता है अपने देश का, और विदेशी दूसरे देश का। कहकहा लगाना यानी ज़ोर की हंसी, ठहठहा, ठीक है, ज़ोर से हंसना। मुत्तईद कई यानी एक से ज़्यादा। विक्फ़ा का मतलब होता है खाली वक्त, मोहलत, फुर्सत। विक्फ़ा का मतलब होता है वक्फ़ा यानी खाली वक्त को कहेंगे वक्फ़ा, मोहलत देना है ना, या फुर्सत। उसके बाद है मुकामात, मुकाम की जमा है मुकामात। मुकाम का मतलब होता है जगह, मुकाम का मतलब ही होता है जगह, और मुकाम की जमा है मुकामात, ठीक है। वाहिद जमा भी पूछा जा सकता है, तो वो भी आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। श्लूका का मतलब होता है एक कुर्ता जो सीने से कमर तक का होता है, ठीक है। एक कुर्ता, श्लूका का मतलब एक कुर्ता जो सीने से कमर तक होता है। पेवंद लगाना यानी किसी फटे हुए कपड़े में जो है दूसरे कपड़े का जोड़ना। एक कपड़ा फट जाता है, पहले हम ऐसे ही करते थे, है ना, कि हम तो नहीं करें, हम तो अल्लाह का शुक्र है कि हमें अब नौबत नहीं आती उस चीज़ की, लेकिन जो है पहले लोग जो है इस चीज़ का इस्तेमाल करते थे। मतलब अगर कपड़ा फट जाता था तो उस पर दूसरा कपड़ा जो है काट करके उसको सिल देते थे, ताकि वो और ज़्यादा वक्त तक उस कपड़े को पहन सके। पेवंद लगाने का मतलब वही होता है। तरस आना यानी रहम करना, किसी पर तरस आना, रहम करना। ये वर्ड भी देखो रिपीट हुआ है, हम लोग पहले भी जो है पढ़ चुके हैं। इमदाद का मतलब होता है मदद, मदद से ही इमदाद बना है, ठीक है। ये भी वाहिद जमा में पूछा जा सकता है। तजवीज़ का मतलब होता है तदबीर, राय। तजवीज़ का मतलब तदबीर, राय देना या तदबीर बताना, ठीक है। तरकीब बताना भी कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है तहरीक। उसके बाद क्या है? तहरीक यानी किसी काम के लिए जो है उभारना, आमदा करना। तहरीक चलाना कोई, जैसे गांधी जी ने कई तहरीक चलाई है ना, बहुत सारे जो है फ्रीडम फाइटर ने तहरीक चलाई है। किसी काम के लिए जो है सबको उकसाना और सबको उसमें जोड़ना, और किसी काम को जो है शिद्दत से लगे रहना करने के लिए। उसके बाद है धर्मशाला यानी मुसाफिरों के ठहरने की जगह को कहते हैं धर्मशाला। धर्मशाला किसे कहेंगे? मुसाफिरों के ठहरने की जगह को। इंकसार यानी खुद को मामूली और कमतर समझना। इंकसार का मतलब खुद को मामूली समझना, कमतर समझना। बर्दाश्त का मतलब होगा सहना, बर्दाश्त मतलब करना यानी सहना, सहना। आश्रम यानी पनाह की जगह, आश्रम का मतलब होता है पनाह की जगह यानी आराम की जगह, रुकने की जगह। फ़र्ज़ करना यानी वक्ती तौर पर मान लेना। फ़र्ज़ करो, हम कहते हैं ना बात करते वक्त के फ़र्ज़ करो कि ऐसे ऐसे हुआ करके, तो ऐसे होगा ना, होना चाहिए। तो फ़र्ज़ करना यानी वक्ती तौर पर किसी बात को मानना, ठीक है। एक बार और जो है हम देख लेते हैं। इश्तियाक का मतलब होता है शौक़, इश्तियाक का मतलब शौक़ से बना है इश्तियाक। आरजू वब्र आना यानी आरजू का पूरा होना, यानी मुराद का पूरा होना। आरजू का मतलब ही होता है मुराद, है ना। अचकन मतलब एक लंबा शेरवानी जैसा एक लिबास, अचकन का मतलब शेरवानी जैसा लिबास। देसी यानी अपने वतन का, और विदेशी यानी दूसरे देश का। कहकहा लगानी यानी ज़ोर ज़ोर से हंसना। मुत्ताइद यानी कई, एक से ज़्यादा। विक्फ़ा का मतलब होता है मोहलत, हाँ, विक्फ़ा का मतलब मोहलत, खाली वक्त। उसके बाद है मुकामात, मुकाम की जमा है मुकामात, जिसका मतलब जगह भी होता है। जगह का मतलब होता है मुकाम, मुकाम से बना है मुकामात। श्लूका यानी कि एक कुर्ता जो सीने से कमर तक आता है। पेवंद यानी फटे हुए कपड़े में दूसरे कपड़े का जोड़कर सिलना। तरस आना यानी रहम करना, और इमदाद मतलब मदद से बना है इमदाद। तजवीज़ करना यानी तदबीर बताना, राय देना। तहरीक यानी किसी काम के लिए उभारना, आमदा करना, ठीक है। फिर है धर्मशाला का मतलब होता है मुसाफिरों के ठहरने की जगह। धर्मशाला यानी मुसाफिरों के ठहरने की जगह। इंकसार यानी
खुद को मामूली और कमतर समझना, इनकसार यानी खुद को मामूली और कमतर समझना। बर्दाश्त करना यानी सहना। आश्रम का मतलब होता है पनाह की जगह, आराम की जगह। आश्रम का मतलब पनाह की जगह। फ़र्ज़ करना यानी वक्ती तौर पर किसी चीज़ को मान लेना। फ़र्ज़ करना, वक्ती तौर पर किसी चीज़ को मान लेना। अब हम कहानी देखते हैं। अच्छा, और भी अल्फाज मायने हैं, ठीक है, इसमें इतना और है, ये हम पहले देख लेते हैं। नेक चलनी यानी अच्छा चाल चलन होना। नेक चलनी यानी अच्छा चाल चलन होना। कवायद का मतलब होता है कायदे की जमा से बना है उसूल। कायदा उसूल सुने होंगे आप लोग, कायदा उसूल के साथ चलो। कायदे की जमा है क्या? कवायद। कायदे की जमा क्या है? कवायद। दस्तूर यानी कायदा कानून। कायदा कानून दस्तूर, ये सब एक ही वर्ड है। उन्स, उन्स यानी मोहब्बत प्यार लगाव होना, ठीक है। 3 मीनिंग है इसका। उन्स का मतलब क्या है? प्यार मोहब्बत लगाव। और मानूस यानी कि जाना पहचाना, ठीक है। मानूस का मतलब जाना पहचाना। तंग आना यानी परेशान हो जाना। तंग होना यानी परेशान हो जाना। किसी से तंग आ जाते हैं ना लोग, जल्दी तंग आ जाते हैं। कोई लोग जल्दी तंग आ जाते हैं, कोई जल्दी तंग नहीं होता। हक्का बक्का रह जाना यानी हैरान रह जाना। हक्का बक्का रह गया कोई, कोई हैरान रह गया। आइंदा यानी आने वाला वक्त। आइंदा, आइंदा यानी आने वाला वक्त, ठीक है। तो अब हम कहानी पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है। गांधी जी के बारे में सन 1921 का जिक्र है। कवि की ये कहानी कब की बात है, चल रही है इसमें 1921 की, ठीक है। मैं एलएलबी का तालिबे इल्म था। तालिबे इल्म यानी स्टूडेंट, पढ़ने वाला बच्चा, ठीक है, जो पढ़ाई करता हो। जैसे आप सभी अभी पढ़ाई कर रहे हैं, हम मतलब पढ़ाई करते हैं स्कूल में, ट्यूशन में, कोई भी है ना, स्टूडेंट। तालिबे इल्म का मतलब क्या होगा? स्टूडेंट। एलएलबी का स्टूडेंट है ना, ये बता रहा है, कहानी जो बता रहा है वो कौन सा स्टूडेंट है? एलएलबी का, ठीक है। यानी कि लॉयर की पढ़ाई करता है ये, ठीक है। तो गांधी जी जो है मेरे वतन में मेरठ में तशरीफ़ लाए थे। मेरठ में यानी जो भी प्रदेश में पड़ता है, मेरठ में आए थे। मुझे उनसे मिलने का बड़ा शौक़ था, ठीक है। आखिर मेरी आरजू जो है बर आई। आरजू बर आना यानी आरजू जो है उसकी पूरी हो गई जब वो गांधी जी से मिला। मुझे उन जो है उनकी खिदमत में हाजिर होने का मौका मिला, यानी एक दिन जो है वो गांधी जी से मुलाकात उसकी हो ही गई। बातें करते करते गांधी जी ने मेरी अचकन की तरफ इशारा करके फरमाया। गांधी जी ने बातें करते करते मेरी अचकन की तरफ इशारा करके फरमाया। अचकन यानी लंबा कुर्ता, शेरवानी जैसा लंबा लिबास, हमने मीनिंग पढ़ा है ना। देसी क्यों नहीं पहनते? क्या पूछा कि देसी क्यों नहीं पहनते? मैंने अर्ज़ किया 3-4 देसी चीज़ें जो है मुस्तकिल तौर पर इस्तेमाल करता हूँ, यानी 3-4 ऐसी चीज़ें हैं जो मैं हमेशा क्या करता हूँ? इस्तेमाल करता हूँ। जैसे देसी आम खाता हूँ, यहाँ का खाना खाता हूँ। फिर देसी जो है पान भी खाता हूँ, देसी आलू खाता हूँ और देसी शक्कर का इस्तेमाल करता हूँ। क्या ये काफ़ी नहीं है? मतलब इतना बस नहीं हुआ कि मैं 4 चीज़ें हमेशा जो है देसी इस्तेमाल करता हूँ। गांधी जी ने बड़े ज़ोर से जो है कहकहा लगाया और फरमाया। कहकहा लगाना यानी ज़ोर ज़ोर से हंसना। गांधी जी जो है उसकी बात सुनकर बहुत ज़ोर से हंसने लगे। तब तो आपके लिए जो है देसी कपड़ा पहनना और भी आसान है। तब क्या कहते हैं गांधी जी कि जब आप 4 चीज़ें जो है इतना कुछ इस्तेमाल करते हैं देसी, तो फिर आपके लिए कपड़ा पहनना क्या है? और भी आसान है। तो आप अपने देश का कपड़ा पहन सकते हैं, देसी कपड़ा, ठीक है। एक ही देसी चीज़ का तो और इजाफा होगा। अगर आप कपड़ा पहनोगे देसी तो क्या होगा? एक और चीज़ का इजाफा हो जाएगा। इसमें क्या, कौन सी बड़ी बात है? इसके बाद मुत्तईद बार यानी कई बार, बार बार जो है कई कई बरस के वक्फे से जो है मुझे गांधी जी की खिदमत में हाजिर होने का मौका मिला। यानी कि उन्हें अब जो है उसकी को बार बार जो है गांधी जी से मिलने का मौका मिल रहा था। मगर हैरत है कि हर मर्तबा जो है मुझे देखते ही उन्हें मेरी 4 देसी चीज़ों में अपनी उसी 5वीं चीज़ का जो है ख्याल आ जाता। यानी कि मैं अपना कपड़ा जो है नहीं बदला था उनके कहने के बावजूद, लेकिन जब भी मैं उनसे मिलता था तो उनको जो है बार बार मेरी वही 4 बातें याद आती थी और वो अपनी 5वीं चीज़ जो है की तरफ इशारा करते। यानी कि 1945 का ज़माना था। अब 1945 आ गया, 1921 के बाद गांधी जो है मसूरी पहाड़ पर जो है
बिरला हाउस में ठहरे हुए थे। कहाँ? बिरला हाउस में, मसूरी पहाड़ के पास ठहरे हुए थे। मैं भी उस साल जो है मसूरी गया हुआ था और गांधी जी की खिदमत में जो है कभी कभी हाजिर होता रहता था। यानी मसूरी में जब वो बिरला हाउस में आए हुए थे तो मेरी मुलाकात भी गांधी जी से मुलाकात होती रहती थी मसूरी में, क्योंकि मैं वहाँ पर गया हुआ था उसी वक्त। मसूरी में उन दिनों बहुत सी लद्दाखी मज़दूर जो है आए हुए थे। लद्दाखी मज़दूर यानी लद्दाख कहाँ है? जम्मू कश्मीर के पास में ही है। कश्मीर में एक जगह है, यहाँ के रहने वालों को लद्दाखी कहते हैं। अब तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर अलग हो गया है, वरना पहले कश्मीर का ही हिस्सा था। तो वहाँ के जो मज़दूर है वो हर साल गर्मी के मौसम में काम की जो है तलाश में मसूरी और दूसरे मुकामात पर आ जाते हैं। यानी कि लद्दाखी मज़दूर जो है गर्मी के मौसम में काम उन्हें नहीं मिलता अपने इलाके में, तो वो मसूरी में जो है काम की तलाश में यहाँ से वहाँ दूसरे मुकामात पर होते रहते हैं। ये सब के सब उनमें से ज़्यादातर कौन है? मुसलमान है। ठीक है, वो लद्दाखी मज़दूरों में से सबसे ज़्यादा कौन सी जाति के हैं? मुसलमान जाति के। बेचारे जो है बहुत गरीब है, एक फटे हुए चांगे और पेबंद लगे हुए शलूके के सिवा उनके बदन पर कुछ ना होता। यानी कि एक कुर्ता जैसा जो है, जो छाती से कमर तक के बनता है, उसी को कहते हैं शलूके, है ना, हम लोगों ने पढ़ा है। तो वो बस उनके पास होता, और क्या होता? वो भी पेबंद लगा हुआ। रात के वक्त जो है टाट के बोरे में लिपट जाते थे। और टाट का बोरा यानी कि वो जो जिसमें आलू वगैरह आता है ना लोड होके, क्या बोलेंगे, ऊन का रहता है कि ना, ऊन का तो नहीं बोलेंगे, जो भी, मतलब वो बोरे में जो है लिपट कर क्या करते, लिपट जाते। यही टाट का बोरा जो है उनका लिहाफ था, यही यानी कपड़ा भी था उनका, और यही उनका गद्दा भी था। यानी यही उनका बिस्तर था, यही उनका गद्दा था, वही ओढ़ के वो सोते थे। उन्हें इस हालत में देखकर गांधी जी को क्या आता? बड़ा तरस आता। और तरस आता है यानी रहम आता उनको देख करके। और इन्होंने उनकी इमदाद के लिए, यानी उनकी मदद के लिए, उन मज़दूरों की मदद के लिए जो है मुख्तलिफ तजवीज़ों पर गौर करना शुरू किया। यानी कि उनकी मज़दूरों की इमदाद के लिए, यानी मदद के लिए, इमदाद यानी मदद के लिए क्या की? तजवीज़ों पर गौर करना शुरू किया। तजवीज़ यानी तरतीब, तरगीब, जो भी बोलेंगे, वो करना शुरू किया। इस सिलसिले में गांधी जी ने जो है एक ऐसी इमारत की तामीर की तहरीक करी। यानी इसी सिलसिले में जो है उनके बारे में उनकी मदद ही के लिए जो है उन्होंने जो है एक और क्या तरकीब सोची? एक इमारत तामीर करने की तहरीक चलाई, यानी जद्दोजहद चलाई। इमारत की तहरीक भी शुरू की, जहाँ पर ये बेचारे जो है पहाड़ी ठहर सके और उससे उनका जो है किराया ना लिया जाए। यानी कि उन्होंने सोचा कि एक मतलब एक इमारत बनाते हैं, उसकी तहरीक चलाते हैं, हर कोई उसमें योगदान देगा बनाने में भी और उसके खर्च में भी। और जो है उन मज़दूरों को वहाँ पर रहने के लिए हम वो बनाएंगे, और उनसे जो है किराया पैसा ऐसा कुछ नहीं लेंगे। वो लोग मुफ्त में रहेंगे, आराम करेंगे, और फिर जो है अगर उनकी काम की तलाश में जब दूसरी जगह जाना होगा तो वो वहाँ से जा भी सकते हैं। शायद उस इमारत के लिए जो है 1.5 लाख रुपए के वादे भी हो गए। यानी उस इमारत को बनाने में जो खर्च आ रहा था वो कितना हो रहा था? 1.5 लाख रुपए का। एक दिन मैं बैठा हुआ था कि ये जिक्र चला कि उस इमारत का नाम क्या रखा जाए। यानी एक दिन वो ऐसे मीटिंग हो रही होगी, गुफ्तगू हो रही होगी, यानी बातचीत में गांधी जी के साथ में ये इस बात का जिक्र हो रहा था कि इसका नाम क्या रखा जाएगा इस इमारत का। अब जो है बहुत सारे नाम जो है तजवीज़ हुए, यानी बहुत सारे नाम जो है सोचे गए, मगर गांधी जी को जो है कोई भी नाम पसंद नहीं आया। आखिर जो है फैसला हुआ कि इसका नाम क्या रखा जाए? धर्मशाला। यानी धर्मशाला का मतलब क्या होता है? आराम करने की जगह। मैंने अर्ज़ किया उस इमारत का नाम आप गरीब खाना क्यों नहीं रख देते? अब इन्होंने कहा, जिसने ये कहानी को लिख रहा है, कि हम इस इमारत का नाम गरीब खाना क्यों नहीं रख देते। एक और साहब वहाँ बैठे हुए थे, बोले गरीब खाना तो शायद अपने ही घर को कहते हैं। गरीब खाना किसको कहते हैं? अपने घर को, जहाँ पर हम अपने अपने घर में रहते हैं। तो मैंने कहा जी हाँ, कहते तो हैं, लेकिन अपने घर को गरीब खाना महज इंकसारी की वजह से कहते हैं। लेकिन उन्होंने क्या कहा कि हम अपने घर को गरीब खाना कहते तो हैं अपने घर को, लेकिन जो है जल्दी कोई शख्स जो है इसका इस्तेमाल नहीं करता। किस वजह से? इंकसारी की वजह से। इंकसारी यानी कमतरी, मतलब लगता है गरीब खाना, मतलब हम गरीब थोड़ी है, मतलब कोई मानना नहीं चाहता। तो इस वजह से वो क्या कहता है कि उन्हें कहते हुए जो है मतलब कि गरीब खाना हम इस्तेमाल नहीं करते, कमतरी की वजह से। बोलने में हमको लगता है छोटापन लगता है, इस वजह से। तो खुद को गरीब फ़र्ज़ कर लेते हैं और अपने घर को गरीब खाना करार देते हैं, वरना गरीब खाने के मायने गरीब के घर
के सिवा और कुछ नहीं। गांधी जी को जो है ये नाम पसंद आया। इसके बाद मुझे मालूम ना हो सका कि वो इमारत बनी भी या नहीं और इसका नाम गरीब खाना रखा गया या नहीं, लेकिन अब जो है ये चीज़ कंफर्म ये नहीं बता रहे हैं कि उस इमारत का नाम आखिर क्या रखा गया, गरीब खाना रखा गया या नहीं रखा, और वो इमारत बनी भी या नहीं बनी, इसके बारे में कोई इल्म नहीं है। गांधी जो है झूठ बर्दाश्त नहीं करते थे। हम हर कोई जानता है कि गांधी जी जो है वो झूठ बर्दाश्त नहीं करते थे। सत्याग्रह आश्रम में नेक चलनी और सच्चाई के कवायद पर बड़े सख्त थे। यानी जो उन्होंने सत्याग्रह बना चलाया था, है ना, सत्याग्रह आश्रम में जो है, उस आश्रम में नेक चलनी यानी नेक अच्छा चलना, अच्छे से बात करना, अच्छा व्यवहार होना, ये सब चीज़ जो है और सच्चाई के कवायद यानी उसूल, कवायद यानी कायदे से बना, उसूल से बना है ना, बड़े सख्त थे वहाँ के। यहाँ तक कि बच्चों को भी उनकी पाबंदी करनी पड़ती थी। वहाँ जो बच्चे भी रहते थे उनको भी इस बात की पाबंदी करनी होती थी कि झूठ का सहारा नहीं लेना, किसी को धोखा नहीं, किसी को फरेब नहीं, किसी की बुराई नहीं करनी। एक दफ़ा एक नौजवान जो है आश्रम में रहने के लिए आया। ये बीए पास कर चुका था। क्या पास कर चुका था? बीए पास कर चुका था। दस्तूर के मुताबिक गांधी जी ने उनके सुपुर्द ये काम किया कि 3 महीने तक वो आश्रम में रोज़ाना क्या करे, झाड़ू दिया करे। यानी ये बीए का लड़का जो आया था, दस्तूर के मुताबिक जो है गांधी जी जो भी आता था नया आदमी उसको 3 महीने के लिए क्या करते थे, झाड़ू मारने का काम सौंप देते थे। ठीक है, तो उस नौजवान को बच्चों से जो है बड़ा उन्स था, यानी बड़ी मोहब्बत थी, और बच्चे भी उससे बहुत मानूस थे, यानी अपना समझते थे, अपना उनको एहसास दिलाता था ये नौजवान। इस वजह से बच्चों से उसको बहुत मोहब्बत थी, तो इस वजह से बच्चे भी जो है उसको अपना समझते थे। अब एक दिन आश्रम की एक 8 साल की लड़की उस नौजवान से एक लीमू छीनना चाहती थी। यानी कि बच्ची थी, है ना, बच्चे को कोई चीज़ चाहिए होती है तो फिर वो क्या करता है, बस उससे चाहिए ही रहती है। तो वो नींबू छीनने की जो है कोशिश कर रही थी, छीनना चाहती थी। वो इस लड़की के साथ जो है खेलने लगा। अब वो नौजवान इस लड़की से खेलने लगा, खेलते खेलते उसे थका दिया, लेकिन नींबू नहीं दिया। ठीक है, लड़की जो है तंग आकर रो पड़ी। असल में ये नींबू जो है आश्रम के एक मरीज़ के वास्ते था। ये नींबू जो है किसके वास्ते था? आश्रम में रहने वाले मरीज़ के लिए था, इसीलिए वो बच्ची को नहीं देना चाहता था, इसलिए जानबूझ के उसके साथ खेलते 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 उसे परेशान करने लगा। लास्ट में वो थक गई। उस लड़की को कैसे दिया जाए? जब ये लड़की रोने लगी तो उस नौजवान की कुछ समझ में नहीं आया कि वो करे क्या, कि बच्ची रो रही है ना नींबू के लिए, और ये नींबू तो मैं दे नहीं सकता, उस मरीज़ को लेके जाना है मुझे देने के लिए। आखिर उसे जो है एक तरकीब सूझी, उसको एक आइडिया आया कि उसने नींबू को हाथ में लेकर ज़ोर से अपना हाथ हिलाया और ये जाहिर किया कि जैसे नींबू को साबरमती नदी में जो है फेंक दिया हूँ, मगर असल में ऐसा नहीं किया था, बल्कि नींबू को अपनी जेब में रख लिया था। अब उस लड़के ने क्या दिमाग लगाया, हम भी ऐसे करते हैं ना, बच्चों को कोई चीज़ मांगते रहते जिससे उसको नुकसान, जैसे कि छोटा एग्जांपल ले लेते हैं कि पेन, बच्चे लोग अगर देख लिए पेन तो फिर वो पेन को जो है मांगने के लिए ज़िद करने लगते पेंसिल को, लेकिन हम उन्हें नहीं देते क्योंकि पेन की जो है नहीं वो इंक जो है या फिर नोक जो है उसको लग सकती है मुँह में, कि बच्चे फट से कोई भी चीज़ को मुंह में डालते हैं। तो हम क्या करते हैं, ऐसे पेन को ले लेते हैं, पीछे गिरा देते हैं और ऐसे फेंकने का इशारा करते हैं, जैसे हमने पेन को कहीं फेंक दिया वो नहीं मिलने वाला। वैसे ही ये भी करता है, नींबू को ऐसे जेब में डाल के और फिर ऐसे इशारा करता है कि नींबू जो है साबरमती नदी में चल गई है और अब वो जो है नहीं निकल सकती है। अब लड़की का ध्यान जो है नदी की तरफ गया और कहने क्या लगी कि मैं जाती हूँ, नींबू लेकर निकाल लाऊं, किनारे पर तो होगा, यानी कि अभी तो पानी में नहीं डूबा होगा, साइड में ही हो गया, मतलब इधर ही हम निकाल सकते हैं नींबू को। तो वो जो है नदी में जाके जो है नींबू निकालने के लिए तैयार हो गई, तो नौजवान ने जवाब दिया कि नींबू जो है नदी में अब डूब गया, अब तुम इसको नहीं निकाल सकते हो। बात आई गई हुई, दोनों बातें करते हुए जो है आगे चलने लगे। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि मरीज़ के कमरे की तरफ जाते उस नौजवान ने अपनी जेब से रुमाल जो निकाला तो उसके साथ नींबू भी जेब से निकलकर ज़मीन पर गिर पड़ा। यानी कि अब जो है वो लड़की ज़िद करना छोड़ दी कि उसने अब उम्मीद छोड़ दिया कि बोला अब नींबू तो नदी में चल गया, अब नहीं निकाल सकते। ये दोनों बात करते हुए आगे मरीज़ के कमरे की तरफ जा ही रहे थे कि ये जो नौजवान था इसने अपनी जेब से सोचा कि रुमाल निकालेगा, लेकिन क्या हुआ, वो नींबू भी साथ में निकलकर ज़मीन पर गिर पड़ा। अब लड़की हक्का बक्का रह गई, यानी हैरान रह गई और नफ़रत से जो है नौजवान की तरफ देखने लगी, गुस्से से एकदम। और अच्छा आपने मुझसे झूठ बोला, और उसने तुरंत क्या कहा कि अच्छा आपने मुझसे झूठ बोला, नींबू जो है आपने जेब में रख लिया था और मुझसे क्या कह दिया कि नदी में
फेंक दिया करके। आश्रम में रहकर आपने इतनी बुरी बात की, मैं बाबू से कहूँगी कि आप झूठ बोलते हैं। यानी कि बच्चे भी जानते थे कि यहाँ पर झूठ बोलना क्या है, एकदम मना है, यहाँ का कायदा है, कानून है। और इस शख्स ने जो है क्या किया, मेरे से नींबू का झूठ बोला और इसने नींबू जो है इसी के पास है और इसने कह दिया कि नदी में है। अब मैं क्या करूँगी, बापू को ये बात बता दूँगी। अब ये कहकर वो भागी और सीधी गांधी जी के खिदमत में पहुँची। ठीक है, अब ये जो है इसने बोला और सीधा गांधी जी के पास पहुंची और उसने कह दिया कि फुला आदमी ने जो है इस तरह का झूठ बोला। अब गांधी जी ने कहा कि हम मालूम करेंगे कि क्या बात है और क्यों इन्होंने झूठ बोला। अब गांधी जी ने उसको क्या कहा कि ठीक है, हम पता करेंगे, हम उससे पूछेंगे कि क्या क्यों उसने झूठ बोला। अब शाम को दुआ के बाद गांधी जी ने उस नौजवान को बुलाया और उससे पूछा कि क्या बात थी। उसने सारा जो है किस्सा सुना दिया और कहा ये सब मजाक था। अब शाम को जो है गांधी जी ने उस नौजवान को, जो बीए किया हुआ था, आया हुआ था नया, उसको बुलाया, पूछा तो उसने बताया सारा किस्सा कि ये मरीज़ के लिए हम लेके जा रहे थे और वो ज़बरदस्ती मांग रही थी, तो हम इस तरह से उसको जो है ध्यान भटकाने के लिए हम इस तरह से झूठ बोलना पड़ा हमें मजबूरी में। अब गांधी जी ने जो है मुस्कुराते हुए क्या कहा कि देखो, आइंदा से जो है मजाक में भी जो है बच्चों को क्या झूठ नहीं बोलना है। ठीक है, मजाक से भी जो है अगर हम बच्चों को झूठ बोलेंगे तो वो नहीं समझेंगे यहाँ कि हम जो है किस मकसद, किस मजबूरी में जो है हम झूठ बोल रहे हैं, और वो बात को क्या करेंगे, सीरियस ले जाएंगे कि झूठ बोल सकते हैं, बोला जा सकता है, तो अगली बार से वो भी झूठ बोलना शुरू कर देंगे। तो इस वजह से मजाक में भी बच्चों से क्या है, झूठ नहीं बोलना चाहिए, ताकि उन्हें यकीन हो सके कि झूठ बोलना कितनी बुरी बात है। इस कहानी को लिखने वाले हामिदुल्लाह अफसर है। ठीक है, और ये कहानी से जो है यही हमें सीख मिलती है कि सबसे बड़ा सीख यही है कि झूठ, ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए गांधी जी ने बताई है, लेकिन जो है झूठ सबसे बड़ी बुरी चीज़ है। और अगर हम बच्चों के साथ में अगर मजाक से भी करना बंद कर दे ये सब चीज़ें, तो वो अपनी भी कोई बात जो है छुपाएंगे नहीं और झूठ नहीं बोलेंगे। तो ये कहानी यहाँ पर ख़त्म होता है। इसके क्वेश्चन आंसर मैं अगले दूसरे वीडियो में बनाऊंगी और अपलोड कर दूंगी। थैंक यू सो मच।